हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। देखो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जैसे कौन से टॉपिक से कौन से लाइन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम प्लांट फिजियो पढ़ने वाले हैं। इस प्लांट फिजियो में आपको यहाँ पे दिखेगा 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 3 चैप्टर्स बचे हैं। बाकी के 2 चैप्टर्स जो थे वो ओल्ड एनसीईआरटी में थे, जो कि अब न्यू सिलेबस में नहीं है, तो उस सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, इसको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो जब तक आप डीप स्टडी नहीं करोगे, आपका बायो में 360 आउट ऑफ 360 नहीं होगा। देखो 360 बायो में 360 लाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, हर एक लाइन आपको समझना आना चाहिए और वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो वो चीज़ें कैसे करोगे भाई कि हर एक लाइन कैसे आपको याद रहे? तो हर एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ोगे, उसका आउटपुट निकालोगे कि वो लाइन क्या कह रहा है, और उसको समझने के बाद दूसरी लाइन पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आप टेस्ट देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपका आसान करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं विथ एनसीईआरटी लाइन। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हम यहाँ पे प्लांट फिजियो के तीनों ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट। लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ स्टार्ट करेंगे प्लांट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हमें स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखो कि इस यूनिट के बारे में कुछ लिखा गया है, जो प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपको एक लाइन भी नहीं छोड़नी है, कहीं भी जहाँ भी एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है, इवन कि एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन लिखे हुए हैं उस क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है कि वो क्वेश्चंस कहीं अलग टाइप से तो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो प्लांट फिजियो के बारे में हम देखते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे बने, सेलुलर बेसिस पे बने, या फिर उसके न्यूट्रिशन टाइप जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक वगैरह। तो उस बेसिस पे तुम्हें स्ट्रक्चर एंड वेरिएशंस आपको पता है कि कौन से प्लांट में कैसी चीज़ें होती है। जैसे कि प्लांट किंगडम आप पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि प्लांट किंगडम में 5 डिविजन्स होते हैं। वो 5 डिविजन्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह याद होने चाहिए। चलो तो अब आगे बात करते हैं कि 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ इसेंशियली रिलेटेड टू 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म फिनोमिना। मतलब कि 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कौन सी है? वन डिस्क्राइब एट ऑर्गेनिज्मिक एंड अबव द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाइल सेकेंड डिस्क्राइब एट सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन मिलती है आपको, कौन सा है? ऑर्गेनिज्मिक एंड अबव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाइल सेकेंड द डिस्क्राइब एट सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपको असर्शन रीजन में आ सकता है, तो इस लाइन को आप याद रखो। द फर्स्ट रिजल्ट इन इकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, सेकेंड रिजल्ट इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट। एन एग्जाम्पल व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर इन दिस यूनिट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब आपको फिजियोलॉजी में क्या क्या देखनी है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड अल्टीमेटली द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ये चैप्टर आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। एंड डिस्क्राइब इन मॉलिकुलर टर्म बट द इन कंटेस्ट द सेलुलर एक्टिविटी एंड इवन एट ऑर्गेनिज्म लेवल व्हेन अप्रोप्रिएट द रिलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड या डिस्कस्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि द रिलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, जिस साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन केल्विन। ठीक है, हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेल्विन केल्विन ने एक साइकिल दिया था, उस साइकिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो एनसीईआरटी की कोई भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इनका बॉर्न कहाँ हुआ था? मिनेसोटा इन अप्रैल 1911। Received his PhD in chemistry from University of Minnesota and he served as professor of chemistry at University of California. So just after World War II, when the world was under shock after Hiroshima bombarding, आपने सुना होगा। तो हिरोशिमा bombarding के बाद and seeing the ill effect of रेडियो एक्टिविटी, इन्होंने देखा रेडियो एक्टिविटी की इलनेस का जो इफेक्ट था आफ्टर बम्बार्डिंग ऑन हिरोशिमा। एंड केल्विन एंड को वर्कर पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिट यूज़, कि अब उन्होंने देखा रेडियो एक्टिविटी का यूज़, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव यूज़ किया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वर्ल्ड वार
2 के बाद हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ही अलोंग जे बैसम स्टडीड रिएक्शन इन ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंस, कि इन्होंने एक साइंटिस्ट जे बैसम, उनकी स्टडी को क्या किया कि उनकी स्टडी थी इन ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स बाय लेवलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड C14। ये हम रिएक्शन हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो कैसे रिएक्शंस होती है, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रिएक्शन दिए, ठीक है। तो केल्विन प्रूव दैट प्लांट चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्गेनाइज एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल एंड अदर सब्सटेंस। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। मतलब कि केल्विन ने बताया क्या कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, बाय थ्रू किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू होता है, और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड अदर सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से क्या बनता है, शुगर वगैरह बनता है, ठीक है। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें द मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमुलेशन, मतलब क्या कि कार्बन का एसिमुलेशन होता है। जैसे तुमने सुना होगा कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो उनका ब्रीदिंग हो गया, वो रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। मतलब कि कार्बन लेने के बाद कार्बन का यूज़ करते हैं प्लांट, और कार्बन का यूज़ करके क्या बनाते हैं, स्टार्च वगैरह बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्बन एसिमुलेशन। ये सब भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ इन 1961। मतलब मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज़ दिया गया कब, 1961 में। द प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टेबलाइज बाई केल्विन, ठीक है। जो केल्विन का फुल नाम क्या है, मेल्विन केल्विन। तो ये भी याद रखो कि कभी ऐसा भी पूछ सकता है सिली क्वेश्चन, एनटीआर वालों पे कोई भरोसा नहीं है कि केल्विन का फुल फॉर्म क्या है, केल्विन का पूरा नाम क्या है। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। बीइंग यूज इन स्टडी रिन्यूएबल सोर्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल एंड बेसिक स्टडी इन सोलर एनर्जी रिसर्च। तो ये पॉइंट थी कि प्लांट फिजियोलॉजी में मेल्विन केल्विन का इंपॉर्टेंस बताया। प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ने वाले क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से लेवल पे पढ़ने वाले हैं, बस इतनी बातें। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब देखो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मॉलिक्यूलर लेवल की चीज़ें होती है, सेलुलर लेवल की चीज़ें क्या होती है, वो हम दोनों ही देखने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि 2 बेसिस पे हमें स्टडी करते हैं, कौन कौन सी, एक सेलुलर लेवल एंड देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दूसरा होता है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम दोनों ही बेसिस पे प्लांट फिजियो की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस की हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। अब ये बात तो सही है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में कोई भी एनिमल्स ले लो, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली की बात करें तो हर्बीवोरस होंगे, और इनडायरेक्टली बात करें तो कार्निवोरस होंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, प्लांट होते हैं। मतलब प्लांट अगर नहीं रहेगा तो कोई भी एनिमल का अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम द वेयर प्लांट गेट देयर फूड। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने कभी सोचा है क्या कि प्लांट को फूड कैसे मिलता है, मतलब प्लांट फूड कैसे बनाते हैं। तो वही तो हम देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में होता क्या है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट इन फैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड एट नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम देयर फूड्स। मतलब कह रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड मेक करते हैं, या फिर रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड, मतलब वो अपने यूज़ के लिए भी फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, फूड बनाते हैं। और जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब प्लांट और प्लस में रिमेनिंग एनिमल जो भी हो गए रिमेनिंग, वो सभी के सभी, जैसे प्लांट क्या होता है, प्लांट अपना खुद खाना बनाता है, ठीक है। और बाकी के जो रिमेनिंग एनिमल्स हो गए वो किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो ये बात अभी आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ग्रीन प्लांट मेक या रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। अब ये पॉइंट कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं एक मिनट। चलो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं मेक और रेदर सिंथेसाइज्ड, ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं, क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, अपना फूड खुद बनाता है। प्लांट को किसी अदर एनिमल पे डिपेंडेंस रहने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल
हम क्या अपना फूड बनाते हैं, जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं, इसका मतलब क्या हम अपना फूड बनाते हैं? नहीं। अपना फूड बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे प्लांट को किसी अदर प्लांट पे या फिर किसी अदर एनिमल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। प्लांट क्या करता है, वाटर, सॉइल से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में, अपने प्लांट सेल में क्या करता है, फूड को बनाता है। इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी के जो भी है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हैव यू ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ओनली फाउंड इन प्लांट। कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होता है, मतलब कि सिर्फ प्लांट ही ऐसे एनिमल्स हैं, मतलब सॉरी प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ क्या होता है कि जो अदर एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझ लो कि अगर वो प्लांट पे डिपेंडेंट है तो उसको हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। आगे की पॉइंट देखते हैं, द ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। द ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है। तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का यूज़ करता है और लाइट का यूज़ करके क्या करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। मतलब कि सोचो अर्थ पे जितनी भी एनर्जी का ट्रांसफ़र वगैरह होता है, जैसे इकोलॉजी में पढ़ा होगा, इकोलॉजी में क्या होता है, प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को खाने वाले फर्स्ट हर्बीवोरस होते हैं। सपोज मान लो कि गॉट हो गए, गॉट को खाने वाले क्या हो गए, भेड़िया हो गए, ओल्फ हो गए, ठीक है। ओल्फ को खाने वाले को कौन से हो गए, लायन हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखो जो भी एनर्जी सोर्स मिल रही है, जैसे लायन को एनर्जी कहाँ से मिली, क्या ओल्फ से मिली, क्या नहीं, ओल्फ से तो मिल ही रही है, लेकिन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, लायन, प्लांट पे डिपेंड है। सोचो प्लांट नहीं होगा तो गॉट नहीं होगा, गॉट नहीं होगा तो ओल्फ नहीं होगा, और ओल्फ नहीं होगा तो लायन होगा क्या, नहीं होगा। जैसे लायन गॉट को भी खाता है, ठीक है। अब लायन को तुमने देखा है क्या कभी घास खाते हुए या फिर प्लांट खाते हुए, नहीं देखा है। तो ऑब्वियसली बात है लायन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। तो और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाई प्लांट फोटोसिंथेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि द फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। अब वो दो रीजन कौन कौन से है भाई, तो सबसे पहला रीजन कौन सा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। पहला क्या है कि प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। और ये क्या काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है, आपने सुना होगा बचपन से कि प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो पॉइंट हो गई कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस क्यों करना चाहिए। तो पहला रीज़न क्या है कि प्लांट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन चाहिए इन्वायरमेंट में, तो ऑक्सीजन किससे मिलते हैं, वो सिर्फ प्लांट से मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वुड नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो आप सोच सकते हो कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहे अर्थ पे तो फिर क्या होगा एनिमल्स का, ठीक है। दिस चैप्टर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मतलब इस चैप्टर में हम दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, वो काम कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। मतलब कि दो लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे और दूसरा मॉलिकुलर लेवल पे, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं कि ये बोल रहा है कि व्हाट डू वी नो, ट्राई अस टू फाइंड आउट दैट ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट बी डन इन आइदर क्लासेस। सो बाय क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल आपको पता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर्स। मतलब ये बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यू में हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है इन 2 लीव्स। जैसे लीव्स क्या है, ए वेरीगेटेड लीफ और ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर,
ठीक है, एंड एक्सपोज टू लाइट। ऑन टेस्टिंग दिस लीव ऑफ दिस प्रेजेंस ऑन ऑफ ए स्टार्च इट टू क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या था, एक लीफ लिया गया जो कम्प्लीटली सन के एक्सपोजर में था, और एक दूसरी लीफ ली गई जो क्या था, हाफ कवर्ड था। इस लीफ को हाफ कवर्ड कर दिया, और हाफ कवर्ड करने के बाद इसमें फोटोसिंथेसिस देखा गया। तो देखा गया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है सिर्फ ये अनकवर्ड पार्ट पे ही हो रहा है, कवर्ड पार्ट पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसलिए समझा गया कि जितने भी ग्रीन पार्ट हैं सिर्फ उसी से फोटोसिंथेसिस होता है, और जो कवर्ड पार्ट है उससे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। Another experiment you have carried out where a part of leaf is enclosed in test tube containing KOH. So अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, सपोज मान लो कि दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें क्या किया गया, कैरिड आउट वेयर पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH। मतलब कि सपोज मान लो एक लीफ लिया गया, ठीक है, ये लीफ एक्सपोज है कम्प्लीटली, और जो दूसरा लीफ लिया गया, ये जो दूसरा लीफ है, इसको क्या किया गया, एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया गया जो ट्रांसपेरेंट था। कैसा था, जो ट्रांसपेरेंट था, और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ इसके साथ एक फ्लूइड फिल कर दिया गया जिसका नाम है KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिल कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या था, कॉटन वगैरह, फिर कॉटन सोक्ड KOH था, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि अब ये सोचो ट्रांसपेरेंट है तो इसको ग्रीन पार्ट तो दिख रहा होगा ना, प्लांट का रेज जो होंगे ग्रीन पार्ट पे जा रहे होंगे, और यहाँ पे भी सनलाइट आ रहे होंगे। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो KOH होता था, KOH एक्चुअल में क्या करता था, CO2 का एब्जॉर्प्शन कर लेता था। KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाइल द अदर हैंड हाफ ऑफ द एक्सपोज टू एयर द सेटअप इज व्हेन प्लेस इन लाइट सम टाइम ऑन द टेस्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन टू पार्ट ऑफ द लीफ यू मस्ट हैव फाउंड दैट एक्सपोजर पार्ट ऑफ लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च। मतलब एक्सपोज पार्ट जो होगा वो क्या हुआ, पॉजिटिव फॉर स्टार्च, वाइल पोर्सन दैट वाज इन ट्यूब टेस्टेड निगेटिव। मतलब सो दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब समझो कि जैसे KOH है, KOH के प्रेजेंस में अब फोटोसिंथेसिस कराया गया, तो यहाँ पे जितने भी ग्रीन पार्ट हैं इस सभी पार्ट में क्या देखा गया, स्टार्च टेस्ट किया गया, तो सभी पार्ट में तुम स्टार्च मिला, मतलब स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट पाया गया, ठीक है। अगर इस लीफ में अब फिर स्टार्च टेस्ट किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि जो एक्सपोज पार्ट है, मतलब सनलाइट से जो एक्सपोज पार्ट है वहीं पे सिर्फ स्टार्च मिल रहे हैं, मतलब यही सिर्फ स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। जो KOH से कवर्ड पार्ट है टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पे स्टार्च टेस्ट नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्टार्च टेस्ट कैसा है, निगेटिव है। मतलब इससे समझ में आना चाहिए कि KOH ने क्या किया, CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए ना सिर्फ ग्रीन पार्ट की होना जरूरी है, जबकि CO2 का प्रेजेंस, CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। समझ में आया। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको याद रखने हैं। इस एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या पूछा जाएगा कि KOH का जो एक्सपेरिमेंट है, KOH लिया गया, इससे क्या प्रूव होता है, तो यही प्रूव होता है कि CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा चीज़ क्या पूछा जाएगा कि इसमें बताओ कि एक्सपोज पार्ट में स्टार्च बना और KOH पार्ट में स्टार्च क्यों नहीं बना। समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक लाइन से, तो आपको हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को कंप्लीट करो, NCERT की एक एक लाइन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो बना सकें चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज आपको NCERT के हर एक पॉइंट को हम पढ़ा सकें। और इसके लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ नीट, हमारा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नीट, आप इसको सब्सक्राइब करो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, ठीक है। आपको 360 आउट ऑफ 360 बायो में लाने के लिए हम हेल्प करेंगे। ऑलरेडी इस चैनल पे हमने अपलोड किया बायो का NCERT, जो NCERT है, जो ओल्ड NCERT थी, उसकी हाइलाइट्स हमने अपलोड किए, तो वो हाइलाइट्स आप जाके देखो और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट।